मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर। जी हाँ, बात आज करेंगे भारत की इकोनॉमी यानी कि आर्थिक व्यवस्था की। अभी हाल ही में हमने देखा है कि बजट आया है 2025-2026 के। इस बजट में हमारी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यही कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत उभर कर सामने आ रही है। अब इसकी जो तस्वीर है ये सारे भारतवासी ही मिलकर बता सकते हैं। लेकिन आज जो 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, उसमें कई ऐसे मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और आप सभी से भी आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, उसने भारत की करोड़ों की जो जनसंख्या है उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाला हुआ है। बात करें सोशली, इमोशनली, पॉलिटिकली, ग्लोबली किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ने आप सभी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, किस तरीके से सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हुई है हमारी इकोनॉमी की वजह से। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लुधियाना के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा जी जुड़ चुके हैं, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और आज इकोनॉमी के ऊपर बात वो हमारे साथ करेंगे। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आप एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत पॉलिटिकल मुद्दों पर हम आपके साथ पहले रूबरू होते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा हम उठाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। सर, बात हमेशा से ही, आज से नहीं कई सालों से हमारे सामने आ रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसने बहुत ग्रो किया है और आज वो, अगर हम ग्लोबली देखें, वर्ल्ड वाइड देखें तो पहले 5 नंबर पे आ चुकी है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी को? बात देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एक चीज है कि देश में पैसा आया है, हालांकि जितना कहा जा रहा है उतना पैसा नहीं आया है। और दूसरा है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका आवंटन है, वो किस तरीके से हो रहा है, उसका लाभ किसको हो रहा है। अब पैसे का लाभ कुछ एक ऊपर वाले लोगों को हो रहा है या आम जनता को हो रहा है, उस पे ये मतलब प्रश्न उठता है। हमारे यहाँ ग्रोथ देखो, 1947 से लेके लगातार ग्रोथ हुई है। जी। जब अंग्रेज यहाँ से गए हैं उस वक्त हमारी जो जीडीपी है वो कहा जाता है कि नेगेटिव में जा रही थी, और अब वो जीडीपी हमारी उठी है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, विदेशों से भी कुछ आई है, कुछ हमारी अपनी हुई है, और नई टेक्नोलॉजी आई है। नई टेक्नोलॉजी ने भी विकास को एक जो उत्साहित किया है, उससे विकास बढ़ा है। तो जब विकास बढ़ेगा तो फिर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होएगी। लेकिन प्रश्न यह है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो रहा है उसका लाभ। जो हमारे देश के ऊपर के 10 घराने हैं ना, आप समझ लीजिए बड़े, उनके पास देश की अधिक संपत्ति उनके पास खड़ी हो गई है, लेकिन आम जनता की स्थिति अच्छी नहीं है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आम जनता की स्थिति को? अगर हम भारत की बात करें तो हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब की बात करें तो एग्रीकल्चरल स्टेट है कहीं ना कहीं। तो एग्रीकल्चरल स्टेट में हम काफी सालों से देख रहे हैं कि किसान जो है काफी ज्यादा केंद्र सरकार से हमें नाराज दिखाई दे रहे हैं और आज तक भी वो नाराजगी बरकरार है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे आपने बात की घरानों की, तो घरानों की बात करें, बहुत बड़े ऐसे ऐसे सवाल हैं जो लोग उठाते हैं, लेकिन आम जनता है वो पूरी तरह विश्वास भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पे दिखाती है। जो इस बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ये कहा गया है कि प्रति व्यक्ति न प्रति परिवार प्रति माह ज्यादातर हमारे देश के 70-80% लोग जो हैं 8,000 कुछ रुपए खर्चते। अब 8,000 रुपए अगर वो प्रति परिवार खर्चता है तो आप हिसाब लगाइए उनकी स्थिति क्या है। ना तो उनको शिक्षा मिल पाएगी ढंग से, ना उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी, ना उनको पौष्टिक आहार मिल पाएगा। हमारी संस्था ने, इंडियन डॉक्टर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने, एक लैंसेट एक रिसाला है जो कि मेडिकल साइंस में सबसे मशहूर रिसाला माना गया है। उसकी ऑथेंटिसिटी पर, उसमें जो कुछ छपता है, उसकी जो है उसकी प्रामाणिकता पर किसी को ने कभी उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने ये, उसमें एक स्टडी की गई थी, ईट लैंसेट नाम की एक ग्रुप बनाया गया था, जो कि खुराक क्या हो एक व्यक्ति की। उसमें 2 भारत के भी व्यक्ति थे, डॉक्टर और एक इन्वायरमेंटलिस्ट, दोनों थे। उसके मुताबिक जो उन्होंने खुराक तय की, जिसको कि पौष्टिक आहार कहा जाता है, उस पौष्टिक आहार के मुताबिक प्रति व्यक्ति आजकल की महंगाई के मुताबिक प्रतिदिन 200 रुपए का खर्चा है। उसमें आप देखिए ना, आपको दूध भी पीना है,
दही जी भी खानी है, चाय भी पीनी है, फल भी खाने हैं, सब्जियां भी खानी है, आटा भी खाना है, चावल भी खाने हैं, जो मांसाहारी हैं उनको मांस भी खाना है, अंडे भी खाने हैं। ये सब अगर हम मिला लेना, क्योंकि सरकार हमारी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाने देती है, 1 किलो दाल और थोड़ा सा तेल। वो समझते हैं कि इससे पेट भर गया। पेट तो भर गया, क्या वो पौष्टिक है? हम्म, पौष्टिकता के लिए आपको विटामिन चाहिए, आपको खनिज पदार्थ चाहिए, जो कि इसमें नहीं आते। बिल्कुल। इसलिए हमारी जो आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं कहूँगा 80-90% ही आप कह लो, वो जो है पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा उनको। लेकिन सर सरकार तो यही कहेगी कि इसकी जिम्मेवारी लोगों की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की खुद के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने आप को संभालती है, या किस तरीके से आपने बात की पौष्टिक आहार की, वो किस तरीके से लेती है उस आहार को। पौष्टिक आहार कैसे लेगा एक व्यक्ति जब उसके पास धन ही नहीं है खरीदने को, जी। जब उसकी खरीद शक्ति ही नहीं है। अब देखो ना, अगर हम 5 आदमियों का अगर हम परिवार मान लें, एवरेज, हाँ, हम चलो 4.5 का मानते हैं। जी। अगर वो 8,500 इतना कुछ कमाते हैं, तो आप लीजिए 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति, हम्म। प्रति माह, जी। प्रतिदिन नहीं है। बिल्कुल। प्रति माह मतलब उसका कितना हो गया, एक दिन का 60 रुपए, 60-70 रुपए। और इसके में तो उसके आहार आता ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि आजकल की महंगाई, हमने रेट बकायदा तय कि भी कितने ग्राम आटा खाना है, कितने ग्राम दाल खानी है, ये सब का हमने कैलकुलेट किया। लगभग 200 रुपए उसका खर्चा है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति होना चाहिए, उसको पौष्टिक आहार लेना है। लेकिन वो तो ले नहीं पाता। तो उसकी तो जिम्मेवारी वहीं खत्म होगी जब उसको उतना वेतन ही मिल रहा। लोगों को ये जो सरकारों की जो नीतियां हैं वो कुछ हिस्सा दे दो, उसे खुश कर दो, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोगों की आर्थिकता, लोगों को खरीद शक्ति बढ़ाने के लिए उनकी जो है आमदनी में को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। सर लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन फोरम, अगर हम सर्वे की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना है कि आम जनता के लिए जो महंगाई है वो कुछ समय से उसी लेवल पे खड़ी है, वो बढ़ी नहीं है, लेकिन जो लोग है वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए खुद है। तो आपको क्या लगता है कि लोग, जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए क्या खुद रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं इस चीज को? कि उनका तो कहना है कि जो लेवल है वो एक बिल्कुल उसी काफी टाइम से एक ही लेवल पे चल रही है कैसे महंगाई। चल रही है एक ही लेवल पे? अब देखिए ना, सब्जियों दालों के भाव क्या हो गए हैं, बढ़ रहे हैं ना। आप देखो सब्जी, कभी तो टमाटर आपको 20 रुपए मिलता है और कभी 100-100 रुपए हो रहा होता है। तो वो आदमी कैसे खरीदेगा? जिन जो टमाटर महंगे, तो वो अपने टमाटर खाना मिडिल क्लासेस भी बंद कर देती तो हैं। लेकिन रेट की फ्लक्चुएशंस तो वर्ल्ड वाइड देखने को ठीक मिलते है, हैं। रेट की, लेकिन हमारे यहाँ पे आमदनी भी तो नहीं है ना। जी। रेट की फ्लक्चुएशन हो जो, तो अमीर आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपर मिडिल क्लास है वो भी गुजारा कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन मिडिल क्लास जो कि साल का हम कहते हैं भी 4-5 लाख जिसको हम कमाने वाले, उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो भी नहीं गुजारा कर सकते। अगर कोई 5 लाख भी, मान लो 6 लाख भी एक एक साल का कमा रहा हो, 50,000 रुपये महीना हो गया ना। 50,000 रुपये महीने में उसने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और खुराक का खर्चा मैंने आपको बताया। अगर ये ठीक, अगर आपने खुराक लेनी है 200 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तो आप लेके लिए 1,000 रुपये प्रति परिवार, मतलब 30,000 रुपये प्रति माह। 27,000 रुपये हम कैलकुलेट किया, तो 27,000 रुपये प्रति माह अगर खुराक का ही खर्चा है एक परिवार का, वो मिडिल क्लास का भी नहीं पूरा होता, मध्यम वर्ग का भी नहीं पूरा होता, गरीब आदमी को छोड़ दो। इसलिए उसकी 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 अपनी जिम्मेवारी कहाँ से हो गई? वो जिम्मेवारी, ये जो कहते हैं, एक सेक्शन है वो यही कहते हैं कि बंदे खाते नहीं, हम तो कुछ कहते नहीं। लेकिन वो महंगाई की फ्लक्चुएशन को आप छोड़ो, जो कम से कम महंगाई के समय पर भी वो नहीं खा सकता है। लेकिन सर पॉलिटिकल लीडर्स जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से रैपिडली फास्टली बढ़ती चली जा रही है, तो लोग अगर उस पर रोकथाम करेंगे तो डेफिनेटली जो महंगाई का मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार आवाज उठती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आराम मिलेगा लोगों को। पॉपुलेशन देखो किसकी बढ़ रही है, पहले इसको बात को समझने की जरूरत है। जिस परिवार में शिक्षा है, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके बच्चे कम है। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षित जो परिवार है वो ये समझता है कि कम बच्चे होंगे, उनको मैं पढ़ा लिखाऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन जो अशिक्षित हैं, जिनकी आर्थिकता पहले ही कमजोर है, रोटी पूरी, वो समझते हैं भी 2 हाथ और आ जाएंगे, उनका दिमाग इधर नहीं जाता, भी एक मुंह भी तो और आएगा। वो समझते हैं कि बच्चे, छोटे से बच्चे को ही वो काम पे लगा देते हैं। हालांकि कानून कहता है कि आप जब तक आप मतलब 14 साल के नहीं हो काम पे, लेकिन कितने ही बच्चे, बाल मजदूरी कितनी है। सो ये जो है ना,
जो आबादी का भी जो ये जो जनसंख्या का भी ये जो मुद्दा है, ये दुनिया भर की अध्ययन है कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ पर शिक्षा और आर्थिक स्थिति का अभाव है। बिल्कुल सर, एक अहम मुद्दा जिसके ऊपर आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मेंटली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली किस तरह लोगों पर इम्पैक्ट डाल रही है। अगर हम आज की वास्ट मार्केट की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि फॉरेन का जो कल्चर है, अब्रॉड का कल्चर है, वो हमारे इंडिया में आता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो ईटरी सेक्शंस है, हम देखें बड़े बड़े ब्रांड्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया मार्केट में। तो डेफिनेटली जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। उसका वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है महंगाई का। हमारी जो आर्थिकता पे मार्केट की इतनी जकड़ है कि मार्केट तय करती है हमारी मानसिकता क्या हो, जी। जरूरतें तय नहीं करती हैं। ठीक हम्म। है, टीवी के माध्यम से या और तरीकों से, सोशल मीडिया से जो प्रचार आता है, लेकिन जो आपने बात की ना ब्रांडेड की, उसको खरीदता कौन है? इतना बड़ा देश है, इसमें जो है करीब 2 करोड़ के करीब लोग होंगे जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है, और चंद लोग होंगे जिनकी आमदनी 2.5-3 लाख रुपए प्रति माह। ये वो सेक्शन है जिसको अपर मिडिल क्लास या धनी लोग, ये भी इतनी बड़ी गिनती है ना कि मार्केट में उनके ब्रांड बिकते हैं। गरीब आदमी तो उधर देख ही नहीं पाता, उसको डुप्लीकेट ब्रांड मिलते हैं, मिल जाते हैं, वो भी मोहर लगी होती है, उसको पता होता है भाई ये सस्ता है। तो ये तो फिर हमारे इंडियंस का, जिसे कहते हैं हम, जुगाड़ का नाम दिया जाता है। हमारे इंडियंस में इतना टैलेंट है कि वो सेकंड थर्ड कॉपी भी निकाल के यार सेल कर रहे हैं मार्केट में। आप देखिए बाजार में जाइए, ये जो रविवार को आप लुधियाना के चौड़ा बाजार में जाइए, स्टेशन के बाहर जाइए, खरीदारों की कितनी भीड़ होती है जो जमीन पे बैठे, क्योंकि उनको सस्ता माल में या जो इस्तेमाल किया हुआ माल गरीब आदमी तो वो खरीदता है। ब्रांड की जो बातें हैं ये एक छोटा सा सेक्शन है, लेकिन वो डोमिनेट्स है ना, प्रभावशाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो प्रभावी है, वो टीवी पे है, वो सोशल मीडिया पे है, इसलिए उसका प्रभाव ऐसे लगता है कि सब कुछ जो वो कह रहे हैं वही होता है। ऐसा होता नहीं ना। सर तो फिर आपको लग रहा है कि इसका सोल्यूशन ये निकल सकता है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोकथाम लग जानी चाहिए कि लोग जितना अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो मार्केट की तरफ जाएंगे ही नहीं। रोकथाम कौन लगाएगा? जो एडवर्टाइजमेंट देने वालों की तो सारी मार्केट है, और मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट पे कंट्रोल है। मार्केट में जो इस तरह के लोग हैं वही फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन में वो फंडिंग करते हैं। हमारे जैसा जाता है किसी से फंड लेता है, 500 ले लिया, 1000 रुपए ले लिया, कैसे इलेक्शन लड़ेगा वो? जी। अभी यहाँ कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मुझे पता है कुछ लोगों ने 50-50 लाख रुपए नगर निगम के चुनाव में लड़े हैं। मैं जानता हूँ उनको, वो खुद यानी बताते हैं कि हमने वहां पैसे बांटे वहां। तो ये तो है ना, इतना आसान नहीं है मुद्दा, पर आंदोलन चाहिए, आंदोलन नहीं। सर आंदोलन तो हर चीज में भारतीय मशहूर है कि आंदोलन और प्रोटेस्ट करने में नंबर 1 पे है, वो खड़े हो जाते हैं आवाज उठाने के लिए अपनी। बताइए महंगाई पे आंदोलन, कोई 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 आप मुझे बताइए जी। महंगाई पे पिछले कुछ सालों में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है? सर एक चीज और, आम आदमी क्यों आवाज उठाएगा, आम पब्लिक क्यों आवाज उठाएगी? जो अमीर घराने हैं आपके बात की, वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आम नागरिक है जिसके पास पैसा ही नहीं है, आर्थिक तंगी में है, वो अगर वो सड़क पे बैठ जाता है तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उनपे आएगा, उनको लालच दिया जाएगा, तो वो तो पीछे हट जाएंगे, प्रोटेस्ट का नाम ही नहीं आता कहीं। उसी को तो समझना पड़ेगा। देखो किसानों ने आंदोलन किया ना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो उसको बिल वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री को, चाहे बाद में वो मुकर गए नए ढंग से, वो अलग चीज है, लेकिन आंदोलन तो हुआ ना। 1.5 साल 1.25 साल वहां बैठे रहे ना दिल्ली की सड़कों में, इतना बड़ा आंदोलन 100 साल के बाद हुआ है। ऐसे ही मजदूरों के भी छुटपुट आंदोलन हो रहे हैं, सेक्टोरल लेवल पे हो रहे हैं, अपने अपने सेक्शन में। इन्हें कोई यूनिवर्सिटी के मुलाजिम करेंगे और कोई मुलाजिम करेंगे, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ा आंदोलन वो नहीं। सर छोटे आंदोलन का असर कितना हो रहा है सरकारों पर? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है? छोटे जो आंदोलन है ना, इनका उतना प्रभाव सरकारें समझती हैं कि छोटा जो आंदोलन है इससे उठेंगे ना। जब हम छोटे थे ना, मैं तो आपकी बात करता हूँ, लाखों लोगों के दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट होते थे, लाखों। जी बिल्कुल। अब ऐसे मुद्दों पे प्रोटेस्ट होते हैं जो आपकी रोजी रोटी से जुड़े हुए नहीं। जी। ऐसे मुद्दों पे प्रोटेस्ट होते ही हैं, ढेर होते हैं, तोड़ फोड़ भी हो जाती है। मैं तोड़ फोड़ के हक में बिल्कुल नहीं, हो रही है, लेकिन वो हमारी रोजी रोटी से, वो भावनात्मक चीजें आपको भावुक है ना बना के, चाहे कोई
अलग अलग मुद्दे हैं, उस पे मैं उनका नाम भी लेना मैं ठीक नहीं समझता। उन मुद्दों पे आंदोलन होते हैं, लोग आगे आ जाते हैं। उन्हीं लोगों गरीब आदमी को कहो ना कि अभी महंगाई बढ़ गई, इस पे नहीं आ रहे। चेतना की कमी है ना। हमारा फर्ज है कि जब लोग जागरूक होंगे तो भी आंदोलन होगा, ऐसे कैसे होगा? सर हमेशा कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि एक बार घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है। तो आपको लग रहा है कि जो आम आदमी, आम नागरिक है, अगर हम वैसे सर्वे रिपोर्ट में देखें, अगर इमोशनली फेस से भी जाकर देखें, तो लोगों का यही कहना है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, नौकरी नहीं है हमारे पास, 4-4 5-5 बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको लग रहा है एक फेस ऐसा आ सकता है जब लोग बस्ट होकर, आपने बात की कि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं? मैं तो आशावादी हूँ, मैं कभी निराशा की बात नहीं करता। हालात बनते हैं, उसमें आंदोलन होते हैं। जैसे किसान आंदोलन के हालात बने, बिल्कुल सर। ठीक है ना। जब किसानों को लगा कि हमारी जमीन ही जा रही है, ये है ना। ऐसी जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, या जो एक छोटा उद्यमी है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, उसके लिए भी संकट है। बिल्कुल सर। वो जब एक स्टेज आती है कि भाई हालात बनते हैं, तो ही आंदोलन में आते हैं वो। जी सर, बीइंग एज अ डॉक्टर आप आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, सिर्फ हम पंजाब की बात नहीं करेंगे, इंडिया लेवल पे भी लगातार आप दिल्ली जाते हैं, इस तरीके के सेमिनार्स का हिस्सा बनते हैं। आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स, एक पढ़ी लिखी कैटेगरी, आगे आके लोगों के लिए, आम जनता के लिए आवाज उठा रही है, तो आम जनता किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकती है? मैं ये समझता हूँ कि एक डॉक्टरों को स्वास्थ्य के बारे में तो बोलना ही चाहिए। इस दफा जो हमारा बजट आया स्वास्थ्य पे, वो हमारा जो कुल बजट 50,65,000 करोड़ ऐसा कुछ, उसमें से 98,000 कुछ करोड़ रुपए हेल्थ पे, जो कि कुल बजट का 1.9% बनता है केवल। अब 1.9% जो बजट है 98,000, उसको आप 142-43 करोड़ की आबादी से अगर आप भाग करेंगे ना, तो ये करीब 680 रुपए के करीब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सरकार का खर्चा होगा। तो अब आप बताइए, जब इतने से रुपए में कैसे स्वास्थ्य सेवा लोगों की बनेगी? फिर ये कहते हैं कि स्टेट है में हेल्थ सेक्टर। मैंने पंजाब का बजट देखा, पिछले साल जो पंजाब का बजट था उसके हिसाब से 2200 कुछ रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था पंजाब में, क्योंकि स्टेट ज्यादा खर्च करती है। अगर हम उसको भी जोड़ लें तो कितना, 3,000 हो जाएगा। 3,000 रुपए में प्रति वर्ष आपका स्वास्थ्य नहीं रहता, दवाइयों पे हमारा इतना खर्चा होता है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों को इन मुद्दों पे आगे आना चाहिए, अलग अलग संस्थाओं को। कुछ डॉक्टर आते हैं, कुछ डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन जैसे समाज में चेतना है ना, मार्केट इकोनॉमी है ना, मैंने आपको पहले कहा, मार्केट इकोनॉमी में हर कोई अपने स्वार्थ में जुड़ भागता है, अपने लिए भागता है, दूसरों के बारे में सोचना कम कर देता है। वो ये उसकी मानसिकता बन जाती है। यही दुखांत है मार्केट इकोनॉमी का। इसको एक हद के बाद प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। इस उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं, तो आम जनता भी आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल करनी ही चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं, अपने आप को सपोर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना से ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा जी। यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन आज अहम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि किस तरीके से लोग मेंटली, सोशली, ग्लोबली इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो बात की जा रही है कि अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आ रही है, भारत 5वें नंबर पे आ गया वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो आम जनता है वो आज भी महंगाई को लेके काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। अब ये आने वाला समय हमें बताएगा कि आम जनता किस तरीके से आवाज उठाती है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। आने वाली ऐसी हर एक अपडेट के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू होते रहेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।